जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 14 टू 20 अप्रैल। ये सीरीज हमने डिसकंटिन्यू की थी बिकॉज के सीडीएस का एग्जामिनेशन था। तो अब हम इस सीरीज को रिज्यूम करने जा रहे हैं। 2 वीक्स के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं श्योर करता हूं सबको कि अब हम जो है इसको कंटिन्यूड रखेंगे CAPF CDS एग्जामिनेशन तक। चलिए, तो अब हम 14 टू 20 अप्रैल। सो आर आइडिया हेयर इज टू डिस्कस इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल इकोनॉमी, देन स्पोर्ट्स, देन मिसलेनियस अदर न्यूज। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें समझनी, कंसेप्ट समझना, पीछे कहानी क्या है, रीजन क्या है। क्योंकि यूपीएससी बेस्ड अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। प्लस अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फैक्ट्स भी थोड़े से ध्यान में रखने में, दोनों को ही ध्यान में रख के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। चलो, इंटरनेशनल न्यूज। तो पहली न्यूज है, जिम्बाब्वे इंट्रोड्यूसेस न्यू गोल्ड बैक करेंसी, जिसका नाम उन्होंने दिया है जिम गोल्ड। ठीक है जी, जिम गोल्ड इसका नाम दिया गया है। इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसकी एक कहानी बता देता हूं। देखो, ये फोटो काफी वायरल हुआ था। ठीक है, एक बच्चा है जिसके हाथ में मतलब लिटरली नोटों की गड्डियां हैं, जैसे कि कहा जाता है। ठीक है, और एक नोट देखिए आप यहां पर, ये जिम्बाब्वे का के द्वारा जो है इशूड एक नोट है। 100 ट्रिलियन डॉलर, 100 ट्रिलियन डॉलर का एक नोट। पूरी इंडिया की जीडीपी इज नॉट इवन 4 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब कुछ डाटा कहता है कि 4 हमने अचीव कर लिया है, कुछ कहता है 3.8 3.9 है। चलो 4 ट्रिलियन डॉलर मान लो। पूरी जीडीपी इंडिया की 140 करोड़, ये बात कर रहे हैं भाई साहब कि 100 ट्रिलियन डॉलर। हाइपर गैलपिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन छोड़ो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि करेंसी का कोई मायने ही नहीं है। आप समझो कि अगर आप पास 100 रुपया है और आपको पता है कि उस 100 रुपए में मान लीजिए आप 2 किलो चावल खरीद सकते हैं, और कल को आप मार्केट में जाते हैं और वो आपको ये कहें कि नहीं जी, अब 100 रुपए में आपको आधा किलो चावल ही मिलेंगे। ठीक है, फॉरगेट अबाउट 2 किलो चावल, अब वो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। तो करेंसी रखने का कोई औचित्य नहीं। करेंसी इज जस्ट लाइक अ पेपर। ठीक है, तो अब जनरली अगर आप देखेंगे, ट्रेडिशनली हमेशा से ही किया जाता था कि करेंसी को बैक किया जाता है गोल्ड से या इंटरनेशनल रिजर्व से, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड करेंसीज हैं। जैसे आज के समय पर हम यूएस गोल्ड कह सकते हैं, यूरो कह सकते हैं। तो इनके द्वारा जो है ये करेंसीज को बैक किया जाता है। जैसा कि हम भी अपने फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये सारी चीजें रखते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका गोल्ड आता है, यूएस डॉलर आता है। तो यहां पर इन्होंने यही कहा है, यहां के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने जानकारी दी। अब इसका नाम क्या होगा? जिम गोल्ड। मकसद क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एक स्टेबल करेंसी लेकर आना, तभी आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी। अदरवाइज करेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नोटों की गड्डियां लेके जाएंगे, जितने नोट हैं उतनी ही लगभग सब्जी मिलेगी। ठीक है, लिटरली ये कहा जाए कि बोरी में नोट लेके जा रहे हैं और बोरी में ही सब्जी लेके आ रहे हैं, उतनी ही सब्जी मिल रही है उसमें बस। ठीक है, तो ये करेंसी की वैल्यू रह जाएगी। फिर नाउ यू हैव टू इंश्योर कि करेंसी में एक स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो जिम गोल्ड लाया गया है। नेक्स्ट आता है, इजराइल शूट्स डाउन ड्रोन फ्रॉम द रेड सी विद सी डॉम मिसाइल। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, पहले तो रेड सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अच्छा, सी डॉम मिसाइल सिस्टम क्या है? इनके ईरान के पास एक सिस्टम है आयरन डोम। ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट। तो ये और क्यों किया जा रहा है, मतलब इजराइल जो है, वाई दे आर शूटिंग डाउन द ड्रोन फ्रॉम द रेड सी। ठीक है, तो इजराइल ने सी बॉर्न मिसाइल जो है यहां पर सिस्टम डिप्लॉय किया है, इंटरसेप्टिंग फ्रॉम द रेड सी नियर द इलाद पोर्ट सिटी। अब ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि इलाद पोर्ट कहां पर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये आपका रेड सी है। ठीक है, रेड सी के पास ये देश हैं, सऊदी अरेबिया, येमेन, इरिट्रिया, सूडान, ठीक है, जिबौती, ये आपके देश हैं। और यहां पर जो है आपका येमेन में आपका आता है हूती रेबल्स। ठीक है, हूती रेबल्स जिसको सपोर्ट करता है ईरान। सिमिलरली अगर आप इजराइल के नॉर्थ में देखोगे, यहां पर है लेबनन, यहां पर एक ग्रुप है हिजबुल्ला। ठीक है, जिसको अगेन ईरान सपोर्ट करता है। तो ईरान जो है सीधा सीधा इस वॉर में एंटर कर चुका है, ईरान इस वॉर में हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अब ईरान जो है जो अटैक हो रहा है उसके फोर्सेस पर बाय द हूती रेबल्स, उसको
टोन डाउन करना चाहता है। सो फर्स्ट यूज किया है सी डॉम का, मिसाइल बोट डिप्लॉय किया गया था रेड सी में अमिड द कन्फ्लिक्ट इन गाजा, और सी डॉम डेवलप किया गया है इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रफाल के द्वारा, जो कि इंटरसेप्शन यूटिलाइज्ड फॉर इंटरसेप्शन, ठीक है। और ये इंटरसेप्टर्स को शेयर करता है विद द लैंड बेस्ड आयरन डोम, मतलब इन जानकारी दे देगा आयरन बेस्ड लैंड बेस्ड आयरन डोम को, और जो कि फिर शॉर्ट रेंज रॉकेट और ड्रोन्स को काउंटर करता है, ठीक है। मतलब उसको हवा में निस्नाबूद कर देता है। ऐसे मान लो कि यहाँ आयरन डोम है, यहां पर आया, इसको पता लगा, यहीं पर इसको खत्म कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द सी डोम एंड आयरन डोम, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रहा आपका वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ठीक है। गाजा पट्टी, इसमें ही सारा का सारा जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो है ये इसी पर्टिकुलर रीजन में आपका कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये आपका वेस्ट बैंक है। गाजा पट्टी में रफा क्रॉसिंग पर आजकल जो है ये लड़ाई चल रही है। अगर हम रेड सी की बात करें, रेड सी में जो कंट्रीज हैं ये आप देख सकते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपसे शेयर कर लेता हूं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, येमेन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है सैड, ठीक है, सैड आइज, ठीक है। तो ये सैड जो है इसको आप ऐसे लिख लो, सैड आइज, ठीक है। दुखी आंखें, मतलब दुख है आंखों में, ठीक है। तो एस से क्या हो गया सऊदी अरेबिया, डी से हो गया जिबूती, ई से इजिप्ट हो गया, वाई से येमेन हो गया, ई से एरिट्रिया हो गया, और एस से हो गया आपका सूडान, ठीक है, एस से सूडान। तो ये हो गए आपके देश जो कि रेड सी के आसपास हैं, सैड आइज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके देश हैं। सीधा सीधा इस पे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है इंडिया का रैंक जो है थर्ड है इन द यूनिकॉर्न लिस्ट। यूएस में 703 यूनिकॉर्न्स हैं, चाइना में 340 हैं। ये एक चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय को आप कहेंगे कि तो अच्छी बात है, इंडिया में तीसरे नंबर पर यूनिकॉर्न्स हैं। इंडिया में उससे पहले 2022 में यूनिकॉर्न्स थे 68, और ये नंबर कम होके, मतलब एक कम हो गया है, 67 रह गए हैं। तो ठीक है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि बाकी देशों में यूनिकॉर्न्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। अगर आप यूएस की बात करेंगे, यूएस में 703 यूनिकॉर्न्स हैं। आप समझ के चलिए कि यूएस की लगभग पॉपुलेशन 33 करोड़ है, और किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट होगा कि वहाँ के यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आपका 10 टाइम्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। और उन्होंने एक साल में 37 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो बढ़ाए हैं, मतलब उनका नंबर 37 से बढ़ा है। सिमिलरली चाइना में 340 यूनिकॉर्न्स है, चौथे नंबर पर यूके आता है, और पांचवें नंबर पर ईयू आता है। ओवरऑल अगर हम देखें दैट्स अ पॉजिटिव साइन, बट द थिंग इज कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप की ग्रोथ थी वो हैम्पर हुई है इन द रीसेंट टाइम्स, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे जो बड़े स्टार्टअप्स थे उनका वैल्यूएशन का कम होना भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया, हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। नेक्स्ट आता है म्यांमार, करेन रेबल्स सीज की बॉर्डर टाउन। तो यहां पर जो म्यांमार में जो करेन गुरिल्लाज हैं उन्होंने जो है आर्मी का एक बेस जो है, लास्ट बेस जो है की बॉर्डर एरिया, उसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है। सो बॉर्डर टाउन मायावादी इन ईस्टर्न म्यांमार। तो ये आप देख सकते हैं कारेन स्टेट, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर रीजन है। सो ये वाला जो रीजन है, सो दे हैव कैप्चर दिस रीजन, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रीजन दे हैव कैप्चर्ड, ठीक है। तो म्यांमार में अगर हम देखें तो म्यांमार में ऑंग सैन सू की जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की लीडर हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं। मिलिट्री जनता रूल कर रही है, वो पावर को डेलीगेट नहीं करने देना चाह रही सिविलियन गवर्नमेंट को, चुनी हुई सरकार को, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज में गुरिल्ला फोर्स हैं वो भी आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। कन्फ्लिक्ट इन म्यांमार एस्केलेटेड आफ्टर द आर्मी आउस्टेड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन फेब 2021। तो 3 साल हो चुके हैं वहां पर ऑंग सैन सू की, जो कि वहां की सबसे बड़ी लीडर हैं, उनको हाउस अरेस्ट हुए को। तो ये एक एथनिक माइनॉरिटी है, कंस्टिट्यूट करती है लगभग 7%। जो कारेन की बात कर रहे हैं हम, कारेन गुरिल्लास की बात कर रहे हैं, ये लगभग 7% पॉपुलेशन है म्यांमार की।
नेक्स्ट आता है इंडिया रैंक्स नंबर 10 इन द साइबर क्राइम, रशिया टॉप्स द लिस्ट फॉलोड बाय द यूक्रेन। ये भी एक कह लीजिए दुनिया भर में चिंता का विषय है कि किस तरीके से साइबर क्राइम जो हैं वो दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात कर रहे हैं, बट उसका एक साइड इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमारे जो देश में साइबर क्राइम बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब इस साइबर क्राइम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एडवांस फी पेमेंट। ठीक है, आपसे ये कहा गया कि ये फीस पे कर दीजिए, QR कोड आ गया। ठीक है, आपको कहा गया कि आपके 50 लाख की लॉटरी लग गई है, 50,000 रुपये आप जमा करो, आपको मिल जाएगा बाकी अमाउंट। ठीक है, यू टेंड टू फील कि अरे वाओ मजा आ गया। ठीक है, सो दैट इज देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, सो बीइंग द मोस्ट प्रेवलेंट टाइप अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स। ठीक है, तो यहां पर रशिया टॉप करता है, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, यूएस, नाइजीरिया एंड रोमानिया। अब यहां पर इंडेक्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज को आइडेंटिफाई करता है, हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करता है, और जैसे कि रैंसमवेयर। ठीक है, अगर आपको याद हो कई सारे देशों ने इस चीज़ को फेस किया है। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पूरे एक्सेस को आपने कैप्चर कर लिया, रैंसमवेयर, फिरौती मांगनी कि हम आपको एक्सेस तभी देंगे जब आप इतने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आपके हॉस्पिटल जो स्टाफ है उनका रिकॉर्ड्स है, जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उस तरीके से आपको समझना है कि वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा, बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल थिंग। So it has happened and it is happening also. So credit card theft, scams, this is a very regular phenomena which is happening. ठीक है, तो ये रशिया यहाँ पर इसमें टॉप कर रहा है और नॉर्थ कोरिया 7th नंबर पे है, भारत 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 इन अबू धाबी। सो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पर हुई? अबू धाबी में। देखो एक चीज़ मतलब आई रियली अप्रिशिएट अबाउट सऊदी अरेबिया, यूएई के ये वो देश हैं जो ट्रेडिशनली क्रूड ऑयल बेचते रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर को कच्चा तेल बेचते रहे हैं, बट दे हैव सेंस दिस थिंग कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, मतलब 20, 25, 30 साल का समय है और बस। ठीक है, बहुत तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ दे आर ऑल्सो फोकसिंग देयर एनर्जी ऑन ग्रीन एनर्जी। ठीक है, सो 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट और एग्जीबिशन हुआ अबू धाबी में, नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी लीडर्स को इनवाइट किया फ्रॉम द मेना रीजन। अच्छा, ये वाला पर्टिकुलर मेना रीजन ना आपको कई जगह मिलेगा। मेना रीजन क्या है? मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन। ठीक है, जो बेसिकली अरब कंट्रीज हैं। वैसे मिडल ईस्ट को हम भारत में वेस्ट एशिया कहते हैं। जब यूरोप में आप बैठे हो या कह लो यूएस में बैठे हो तो यूएस के लोग इसको मिडल ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, बट हमारे लिए वेस्ट एशिया है। ठीक है, आप देखो उनके ईस्ट में आता है तो उनके फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, इस तरीके से वो उसको बोलते हैं। हमारे लिए वेस्ट एशिया है, बट ये बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म है मेना रीजन। ठीक है, तो मेना मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। सो दैट सर्व्ड एज अ की प्लेटफॉर्म कि किस तरीके से जो ग्लोबल लेवल पर फोटोवोल्टिक कंपनीज हैं, जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, पीवी सेल्स हैं, जो सोलर सेल्स हैं, उनमें क्या इनोवेशंस आ रही हैं, कैसे उन टेक्नोलॉजी को कम दाम पे लोगों को जो है दिया जा सकता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ताकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम आए। ठीक है, दैट इज द, और क्लाइमेट एक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, इसको लेकर जो है चर्चा की गई वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट में। नेक्स्ट आता है नाइजीरिया, जो है देश का पहला, दुनिया का पहला देश बन गया है, सॉरी, टू रोल आउट द न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। नई मेनिंजाइटिस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, देखिए ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। ठीक है जी, और इस पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम है MEN5CV। ठीक है, MEN5CV, तो मेन से याद रखना मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस का इनिशियल जो 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, 5CV, और टारगेटिंग 5 स्ट्रेन्स को टारगेट करता है, तो इसलिए 5। ठीक है, 5 स्ट्रेन्स को टारगेट करता है ऑफ मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया एज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अफ्रीका के देश हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं मेनिंजाइटिस से। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ये एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है ऑफ द फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और इन
जो मेम्ब्रेन्स हैं इन्हीं को मेनिंजेस कहा जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स इसके कुछ हैं, फीवर, स्लीपी मतलब नींद ना आना, फीवर होना, लाइट सेंसिटिविटी, वॉमिटिंग, जॉइंट्स पेन, सीजर्स, ये सारे जो हैं इसके क्या हैं, इसके सिम्टम्स माने जाते हैं। ठीक है, अब नाइजीरिया को याद रखना है। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। अबूजा, अजूबा, बड़ा सिमिलर सा है, साउंड करता है। ठीक है, सुपर हीरो मतलब ये हमारा इंडियन सुपर हीरो, ठीक है, 90s का, अर्ली 90s का। तो मेन, सुपर हीरो मेन, तो मेन से मेन, वैसे मेनिंजाइटिस से भी याद रहेगा, मेन 5CV। ठीक है, तो जो कह लीजिए वैक्सीन का नाम है। नेक्स्ट आपका रशिया इंडिया साइंस एग्रीमेंट टू ऑपरेट लार्ज रिसर्च हब इन दिल्ली। ये सीधा सीधा इंडिया रशिया रिलेशंस को शो करता है कि डिस्पाइट सो मच प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट कि आप रशिया से अपने रिश्तों को आगे मत बढ़ाइए, भारत जो है अपने जो रिश्ते हैं रशिया के साथ वो बिल्कुल मेंटेन करके चल रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए और रिसर्च कोलैबोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन रशिया एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक रिसर्च हब जो है शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इंडिया रशिया एजुकेशन समिट लार्जेस्ट इवेंट हुआ अपने आप में इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन में किसे दो देश कोलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वीडन बिकम्स द 38th सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। देखिए आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये यूएस के द्वारा शुरू किया गया। इसका मकसद ये है कि जो आउटर स्पेस है, ठीक है, आउटर स्पेस को लेकर ट्रीटी साइन की गई थी 1967 में कि आउटर स्पेस जो है वो किसी की टेरिटरी नहीं है किसी भी देश की, और कोई भी देश उसको अपना टेरिटरी क्लेम करने की कोशिश ना करे। ये पूरे ह्यूमन काइंड के लिए है, मैन काइंड के लिए है। सब अपनी अपनी सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं और कॉमन जो है मैन काइंड के लिए वो पीसफुल पर्पसेस के लिए वो यूज होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके के जो वेपन्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब जो है, क्योंकि रिसेंटली ऐसी भी खबरें आई कि चाइना जो है इसको कहीं ना कहीं मिलिटराइज करना चाहता है या कहीं ना कहीं मिलिटराइजेशन की कोशिश हो सकती है, तो इसको लेकर यूएस ने जो एफर्ट्स हैं, ये ट्रीटी आप कहेंगे कि 1967 की है तो काफ़ी पुरानी है, बट रिसेंटली अगर हम देखें तो ये जो है कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा फोकस हो गया है, कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, कंसीडरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आर्टेमिस अकॉर्ड यूएस के द्वारा लाया गया। इसमें 38 कंट्रीज ऑलरेडी पार्ट हो चुकी हैं, स्वीडन इज द लेटेस्ट मेंबर। सो स्वीडन बिकेम 38 कंट्री, जॉइंड द यूएस, इंडिया एंड जापान। इंडिया भी इसका मेंबर है। नॉन बाइंडिंग अरेंजमेंट है एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर आउटर स्पेस एक्टिविटीज। ये मैंने आपको कहानी पूरी बता दी है। ठीक है, सो इसमें 38 सिग्नेटरीज हैं। मकसद क्या है, 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी को प्रमोट करना। ये है आउटर स्पेस ट्रीटी के कुछ प्रिंसिपल्स। ठीक है, ब्रॉडली अगर आप इसको देख लेंगे तो इसमें क्या है, बेनिफिट होना चाहिए सारे कंट्रीज का, मतलब आउटर स्पेस इस तरीके से यूज होना चाहिए, फ्री होना चाहिए फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज। मतलब कोई देश ऐसा नहीं है कि कोई देश कर सकता है और कुछ नहीं कर सकते, मतलब किसी की टेरिटरी नहीं है। इसके अलावा नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, किसी देश की अगेन टेरिटरी नहीं है। न्यूक्लियर वेपन या अदर वेपन्स आप यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेंगे। और मून एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पसेस। ठीक है, सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज होगा। और इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स जो है एनवॉयज ऑफ मैनकाइंड है। ठीक है, वो मतलब कह लीजिए मानवता के राजदूत हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो किसी देश या उससे नहीं हैं। और उसके अलावा नेशनल स्पेस एक्टिविटीज़ वेदर कैरिड आउट बाय गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये जो है आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी है। ठीक है, सो ये हो गया आपका आर्टेमिस अकॉर्ड। नेक्स्ट आता है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में पहला आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, गुज कोस्ट का मतलब है गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर बना है स्टार्ट प्रोग्राम का। अब ये स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग इसको इसरो कंडक्ट कर रहा है, किया 24 अप्रैल से 10 मई तक ऑनलाइन मोड में। मकसद क्या था, जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनमें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर
जागरूकता पैदा करनी, नॉलेज पैदा करनी, बेसिक्स उनको समझाने। ठीक है, तो इसमें लगभग जो है 20 घंटे के लेक्चर्स थे जो बच्चों को दिए गए, स्टूडेंट्स को दिए गए, और यहाँ पर जो है थीम क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये कंडक्ट किया गया इसरो की देखरेख में, और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर था। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आता है सीडीपी सुरक्षा, गवर्नमेंट्स न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। जो किसान बागबानी करते हैं उनका ध्यान रखते हुए उनको बेनिफिट्स देना। सीडीपी है आपका क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया जो कि उस पर्टिकुलर चीज की खेती के लिए फेमस है। फॉर एग्जांपल लीची के लिए फेमस है, फॉर एग्जांपल गुलाब की खेती के लिए फेमस है। तो एक पर्टिकुलर एरिया है, उसको एक क्लस्टर माना गया। ठीक है, उस क्लस्टर में किस तरीके से सब्सिडीज को किसानों को पहुंचाया जा सकता है जो ये बागवानी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सुरक्षा का फुल फॉर्म एक्रोनिम बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये इसमें होगा क्या, इसमें ई रूपी वाउचर होगा। देखो, ई रूपी वाउचर को समझ लो, बहुत सारे बच्चों को एक क्लैरिटी नहीं है। दूर दराज के इलाके, किसान है या कोई भी व्यक्ति है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट एक्सेस, अगर इंटरनेट एक्सेस है भी वहां पर, उसके पास छोटे वाला जो कीपैड फोन है वो है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो व्हाट टू डू, कैसे सरकार वहां तक जो है सब्सिडीज को पहुंचाए या जो भी बेनिफिट पहुंचाना है वो कैसे पहुंचाए। तो यहां पर ई रूपी आता है। बेसिकली उनके मोबाइल पे क्या होगा, QR कोड आएगा। सो दे गो टू द शॉप, से राशन शॉप, तो वहां पर क्या होगा, वो QR कोड स्कैन किया जाएगा। वो स्कैन किया जाएगा, फिर उनके पास एक OTP आएगा उनके नंबर पे। ठीक है, दे हैव टू शेयर दैट OTP, और उसके बाद जो है जो भी चीज़ है वो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली ये चीज़ आपको बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स में देखने को मिलती है। ये सेम चीज़ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करने जा रही है, कर दिया है रादर। वाउचर बेस्ड सब्सिडीज बेसिकली। ठीक है, वाउचर बेस्ड सब्सिडीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो है ही। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर सर्विसेज पहुंचानी है, पर्टिकुलर गुड्स पहुंचाने हैं, वो तरीका, इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, और फिर भी आप उन लोगों तक जो है इन सर्विसेज को पहुंचा सकते हो। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, तो ये सीडीपी सुरक्षा प्रोग्राम जो किसान बागवानी करते हैं उनको दिया गया है। इसमें ऑब्वियसली फार्मर्स, वेंडर्स, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, वो सब जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लैंडमार्क डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट अलाउस क्यूरेटिव प्ली इन DMRC केस। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एक्चुअली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में एक एक्सप्रेस लाइन है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। ठीक है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जो वेंचर था वो एक जॉइंट वेंचर था DMRC के बीच में और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कि अनिल अंबानी देख रहे थे। अब इसके बीच में एक जॉइंट वेंचर होता है, एक उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस में लाइक 1 साल के बाद जो रिटेल शॉप्स देनी थी या जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था वो नहीं आता है। और उसमें होता क्या है दैट जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये कहती है कि जो उनको पैसा पे करना था वो डिले किया जाए। ठीक है, मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया जाए, जिसको लेकर DMRC एग्री नहीं किया, वो कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फेवर में जो है कह लीजिए फैसला सुनाती है। उनको 8,000 DMRC को, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 8,000 करोड़ का पेमेंट करना था। बट अब जो है DMRC ने सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस फाइल किया उसके अगेंस्ट अपील की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव प्ली जो है दाखिल की जा सकती है। अब देखो यहाँ पर 2 सवाल है। पहले तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा केस बताया। क्यूरेटिव प्ली क्या होती है? क्यूरेटिव होता है जब कोई एरर होता है जजमेंट में, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये जो है अलाउ किया जाता है। ये पहली बार अलाउ किया गया था। केस था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा इन 2002। ठीक है, तो आजकल आपका सीधा सीधा क्वेश्चन
जजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जजमेंट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूटिलाइज की है क्यूरेटिव रिट पिटीशन टू रिवाइव 2019 दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को रिगार्डिंग द दिल्ली मेट्रो आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, एक फाइनल रिकोर्स है फॉर द इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस कि वो जस्टिस सीख कर सके एज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो कोर्ट को कहे कि वो रिव्यू करें और अमेंड करें अपने ही डिसीजन को, ठीक है। टिपिकली फाइल्ड आफ्टर अ रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड, जब रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो जाती है तब आता है क्यूरेटिव पिटीशन। तो यहां पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन डीएमआरसी की एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एचडीएफसी बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप काफी ज्यादा चर्चा में है सिंस जनवरी, जब से प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं। तो लक्षद्वीप में जो है एचडीएफसी पहला प्राइवेट बैंक हो गया है जिन्होंने अपनी ब्रांच वहां पर खोली है कावारती में, ठीक है। कावारती आइलैंड जो कि कैपिटल है लक्षद्वीप आइलैंड्स की, ठीक है। तो वहां पर इससे सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि एचडीएफसी अगर बैंक की बात करें तो लाइक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अब सब जगह जो है आपको एचडीएफसी मिलता है। इनकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये आपका एक फैक्ट है। और एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई, ठीक है जी, मुंबई में। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश यूरेशियन ऑटर फिटेड विद ट्रैकिंग डिवाइस इन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मैंने एक वीडियो बनाई है टाइगर रिजर्व्स, 55 टाइगर रिजर्व्स को याद करने की ट्रिक, उसको प्लीज जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है जी। तो ये यूरेशियन ऑटर है, इस पर लगाया गया है आपका ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है जी। तो रेडियो टैग्ड है, ठीक है, जिसमें कि सीधा सीधा होगा क्या, सिग्नल्स पहुंचेंगे, सिग्नल्स कैच किए जाएंगे, ठीक है, और उससे आपको यूरेशियन ऑटर की जो भी लोकेशन है वो पता लग जाएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट फोटोग्राफ एविडेंस ऑफ द यूरेशियन ऑटर वाज रिकॉर्डेड इन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर समझ आया कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको यूरेशियन ऑटर मिलते हैं, ठीक है। सो दे आर कैप्टिवेटिंग सेमी एक्वाटिक मैमल्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स जिनमें होते हैं, सेमी एक्वाटिक मैमल्स हैं, नेटिव टू यूरेशिया, और अपनी शाइनेस और नॉक्टर्नल हैबिट्स के लिए रात के समय पर अपने शिकार पर अटैक करते हैं। और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, दिस इज द यूरेशियन ऑटर, ठीक है, दिस इज द यूरेशियन ऑटर। इसके अलावा एक सी ऑटर होता है, सी ऑटर को इवन कीस्टोन स्पीशीज भी कहा जाता है। ये अपने आप में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इस यूरेशियन ऑटर को रिमूव कर दोगे तो आपका जो ये सी अर्चिन्स हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो जो ऑटर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, ठीक है जी। सो चलिए आगे चलते हैं। हाउ द कलर वर्क्स, सो द टैग ट्रांसमिट्स अ रेडियो सिग्नल एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सिग्नल्स ट्रैक करता है रेडियो रिसीवर और एंटीना, और उसके बाद जो है आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डायरेक्शन पता रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश ने लीड कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नाम से ही क्लियर है कि इंसेंटिवाइज करना जो कि ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, एफॉरेस्टेशन में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने काम कर रहा है, सबसे आगे है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो दे हैव अप्रूव्ड ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव्स अक्रॉस 500 लैंड पार्सल्स कवरिंग 498 लगभग 5000 हेक्टेयर्स इन 10 स्टेट्स, ठीक है। और इस इनिशिएटिव में मध्य प्रदेश ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है जिसमें वो ग्रीन इनिशिएटिव्स को इंसेंटिवाइज कर रहा है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, मतलब बेसिकली जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको पैसा मिलेगा, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। दैट इज द आइडिया ओवर हियर। यूनिट ऑफ इंसेंटिव फॉर अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी, ठीक है, विच आई एम टेलिंग यू। ओके, नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान जिंक बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग ग्लोबली, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो जिंक और सिल्वर को बनाता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर हो गया है। तो हिंदुस्तान जिंक वेदांत ग्रुप की कंपनी है,
थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर ग्लोबली प्रोड्यूस करने वाला हो गया है। सिंधेश्वर खुर्द माइन राजस्थान में, ये सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, सिंधेश्वर खुर्द, ठीक है, खोद कर निकाला जा रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। राजस्थान इज नाउ रैंक्ड एज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन और क्लाइंबिंग फ्रॉम द 4th प्लेस लास्ट ईयर। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिल्वर ये प्रोड्यूस करता है। एंड हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेशन जिंक, लेड और सिल्वर बिजनेस में है। हिंदुस्तान जिंक वेदांत ग्रुप की कंपनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका वाराणसी का तिरंगा और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट रिसीव जीआई टैग। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ठीक है जी। तो ये आपका मिला है, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और ये मिला है आपका तिरंगा बर्फी। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि वाराणसी से क्या चीज़ याद आती है। वाराणसी से प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सके तिरंगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जी तिरंगा लेके वहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तिरंगा बर्फी और दूसरा हो गया धलुआ मूर्ति, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वाराणसी से और क्या चीज़ याद आती है, घाट, ठीक है, गंगा आरती, घाट। तो घाट में क्या है, ढलाई है, ठीक है, ढलाई है, स्लोप है, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो ढलुआ, ढलाई से ढलुआ मूर्ति, ठीक है, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आता है पेन रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट स्टार्टिंग एकेडमिक ईयर 24-25। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए अभी आधार सबको पता है, ठीक है। आधार में क्या है, आधार में हम सबका एक यूनिक आईडी बना हुआ है, एक यूनिक नंबर है, वो डालते ही हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स का, जितने स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका एक अलग यूनिक नंबर तैयार किया जाएगा, ठीक है। उनमें उनके सारे एक एकेडमिक रिकॉर्ड जो है रखे जाएंगे। तो ये कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। तो पेन, ठीक है, पेन रिक्वायर्ड, तो पेन है परमानेंट एजुकेशन नंबर, ठीक है। आपका एक परमानेंट एजुकेशन नंबर होगा जिसमें आपने मतलब स्कूलिंग कहाँ से करी, कितने मार्क्स थे, सब कुछ उसमें होगा। इससे फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी में या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, आपका पेन नंबर है, ठीक है जी, आपने वो नंबर डाला, आपने उस जो भी जहाँ एम्प्लॉयर है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं, तो आपने उनको एक्सेस दिया कि हाँ आप मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब आपको अलग से फिजिकली जाके उसको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो दिल पुट दैट नंबर, दिल गेट ऑल योर डिटेल्स कि आप कहाँ से पढ़े हो, पूरा आपका बायोडाटा, एजुकेशनल एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है जी। सो मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स, तो इसमें इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू ईच स्टूडेंट बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। पोर्टल क्या है, UDISE। इसमें लगभग 14 लाख से ज़्यादा स्कूल आते हैं, ठीक है, और आपका 14,90,000 स्कूल, लगभग 95 लाख टीचर, 26 करोड़ चिल्ड्रन, स्ट्रीमलाइनिंग द ट्रांजिशन प्रोसेस बिटवीन द स्कूल्स। और इवन आप एक स्कूल से दूसरी जगह जा रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं दूसरे कॉलेज में, तो सिंपली आपको ये नंबर देना रहेगा, ठीक है जी। चलिए इकोनॉमिक न्यूज़, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये समझ के चलिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज, एनर्जी की वेस्टेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, वो सारी की सारी बच सकती है। चलिए इकोनॉमिक न्यूज़ में सबसे पहले आता है यूनिटैड फॉरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 6.5% इन 2024। लास्ट ईयर ये 6.7% थी, इस बार इन्होंने कहा है 6.5%। दो इन्होंने पहले कम कहा था, अब रिवाइज किया, इन्होंने कहा कि नहीं इंडिया में अच्छी ग्रोथ चल रही है, अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बट इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि ये बहुत कम है, हम 7% से भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। तो ये क्या है यूनिटैड, सो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट प्रिडिक्ट्स इंडियन इकोनॉमी गेन मोमेंटम। सो बट पिछले साल के कम है, मुकाबले में कम है, बट स्टिल ग्लोबल अगर हम देखें, ग्लोबली देखें तो बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली भारत की अर्थव्यवस्था होगी। सो स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर, ये कुछ की फैक्टर्स हैं इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट 8 to 8.3% इन द करंट फिजिकल। अब देखो ये अलग हो गए बिल्कुल यूज, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट द आइडिया हेयर इज कि इंडिया की इकोनॉमी जो है दुनिया भर में अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। ये इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये क्या है, PhD, CCI, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 8 to 8.3 इन द करंट फिजिकल अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बॉडी PhD CCI। ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इसकी फुल फॉर्म मेरे को लिखेंगे, गूगल करके सर्च करके पूरा का पूरा फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। अब इसमें जो खास बात कही गई है ये आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमी इन्होंने कहा है कि अगले 23 सालों में एवरेज 6.7% ग्रो करेगी, और अगर 6.7% तक लगातार हर साल हम ग्रो करते रहे तो 2047 तक हम 34.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हो जाएंगे और पर कैपिटा इनकम $21,000 की हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा एक बड़ा पॉजिटिव दिया गया है आइडिया। मतलब अगर आप अभी की हमारी इकोनॉमी देखें 3.8 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है, तो मोटा मोटा इंडिया की जो प्रेजेंट इकोनॉमी है अगले 23-24 सालों में 9 गुना इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है, 6.7% के अकॉर्डिंग। बट कुछ लोगों का कहना है कि ये कम है, इससे ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। अगर हम 8-9% पे ग्रो कर पाए तो इंडियन इकोनॉमी वुड हैव अ डिफरेंट आउटलुक एट 2047, ठीक है। डिफेंस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आर्मी ने कंडक्ट किया है ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन सिक्किम। अब सिक्किम में क्यों किया है, आई होप यू गेट द पॉइंट। चाइना बॉर्डर है, ठीक है, चाइना बॉर्डर है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, सीधा सीधा फोकस चाइना पर। और इसका एक बहुत फेमस कह लीजिए टैगलाइन है, एक मिसाइल एक टैंक, ठीक है। मतलब यहां पर हम एक मिसाइल चलाएं तो वो सीधा सीधा एक टैंक को बर्बाद करना चाहिए, एक गोली एक दुश्मन या एक मिसाइल एक टैंक, ठीक है। तो ये सो इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कोर कंडक्ट द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग एक्सरसाइज 17,000 फीट इन सिक्किम, ठीक है। तो ये किया गया है, डेमोन्स्ट्रेटर्स ने सिस्टम की एक्यूरेसी इफेक्टिवनेस को यहाँ पर टेस्ट किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक, ठीक है। दस्तलिक एक्सरसाइज जो है किसके साथ करी है हमने, उज्बेकिस्तान के साथ करी है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्ती हमें करनी है उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। उस है तो उज्बेकिस्तान के साथ हमें ये दोस्ती करनी है। चलिए, अदरवाइज आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि बेक करना, दोस्त के साथ मिलकर हम बेकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है, बेकिंग कर रहे हैं दोस्त के साथ, बेकिस्तान, ठीक है। सो दस्तलिक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो इट इज हेल्ड एनुअली ऑल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, और प्रीवियस एडिशन हुआ था पिथौरागढ़ में और ये एडिशन हुआ है उज्बेकिस्तान में ही। नेक्स्ट आता है इंडिया ने बिल्ड किया है न्यू सेंटर टू टेस्ट नेवीज अंडर वाटर ईयर्स, ठीक है, अंडर वाटर ईयर्स सोनार को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या यूज़ किया जाता है, पानी में किसी भी चीज़ की डेप्थ को चेक करने के लिए साउंड वेव्स को, ठीक है। तो साउंड वेव्स जाएंगी वापस आएंगी तो उससे हम डेप्थ को कैलकुलेट कर पाते हैं। सो नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ DRDO ने इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेस की फुल फॉर्म सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वेस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। ये कहाँ पर है, केरल में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, और ये टेस्टिंग और इवेल्युएशन हब है सोनार सिस्टम्स के लिए। जो भी हमारे सोनार सिस्टम्स लगे हैं उनको टेस्ट करना, उसके लिए एक नया सेंटर लाया गया है, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए शिप्स हो गया, सबमरीन हमारी पनडुब्बियाँ हो गई, हेलीकॉप्टर्स हो गए, सब के लिए ये चीज़ है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट असेंबलेजेस, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑन द वाटर सरफेस एंड सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म। तो एक फ्लोटिंग वो होगा और एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म होगा जो कि 100 मीटर्स की डेप्थ तक होगा, ठीक है। और उससे हमें अगेन द आइडिया हियर इज कि डेप्थ को पता लग पाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म कैन बी विच डॉक विद अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आता है इंडिया ने डिलीवर किया है पहला बैच ऑफ सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फिलीपींस को। इसका जो करार जो है भारत ने पहले ही कर दिया था 2022 में, ठीक है। और ये अब हम जो है फाइनली ये मिसाइल जो हैं फिलीपींस को देने जा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस
जो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कावा रिवर, ठीक है, मोस्कावा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, उसका कह लीजिए एक्रोनिम बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल होता है जो सरफेस से उड़ के, ठीक है, सरफेस के पास और हिट करती है, ठीक है। एक होता है ट्रेजेक्ट्री वाली, उसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है और भारत इसको डिजाइन करके अब दे रहा है फिलीपींस को। फिलीपींस इसको ले रहा है फॉर चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी में बहुत सारा एरिया जिसको फिलीपींस खुद क्लेम करता है उसको चाइना क्लेम कर रहा है एंड लिटरली बुलिंग द फिलीपींस। सो इंडिया ने डिलीवर किया है फर्स्ट बैच ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर्स टू द फिलीपींस, फुलफिलिंग अ डील साइंड 2 years ago ऑलमोस्ट वर्थ $375 million। अब इसमें द एग्रीमेंट एम्स टू इक्विप द फिलीपीन मेरीन्स विद 3 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, और इसमें जो टारगेट भारत सरकार ने सेट किया है 2024-25 का कि हम 35,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम इंपोर्ट करते आए थे हमेशा से डिफेंस इक्विपमेंट्स को, मेजरली बहुत कम लेवल पर एक्सपोर्ट होता था। अब ये एक्सपोर्ट्स के टारगेट काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रखे गए हैं। 35,000 करोड़ तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो 8300 का अगर हम मानते हैं तो 25,000 और नहीं, मोर देन 4 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, मोर देन 4 बिलियन डॉलर्स के हमने एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है, ठीक है, दैट इज इट। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो वेलोसिटी है मैक 2.8, सुपरसोनिक इज 1 to 5, ठीक है। उसके बाद कौन से हो जाते हैं, हाइपरसोनिक। नेक्स्ट आपका पर्सनल न्यूज, यूके ने अपॉइंट किया है, यूके से पहली बार एक महिला जो है हाई कमिश्नर बनकर आएंगी इंडिया में। देखिए कई बार बच्चों को डाउट रहता है हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स में। देखिए एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर कहां पर यूज होता है टर्म, जो ब्रिटेन था और उसकी जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं उनमें जो हाईएस्ट राजदूत होता है, जो सीनियर मोस्ट कह लीजिए ऑफिसर होता है, राजदूत के रूप में भेजा जाता है, उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं। बाकी जगह हम एम्बेसडर बोलते हैं, जैसे चाइना, इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना, इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस, इंडियाज एम्बेसडर टू फ्रांस। यूके के केस में पाकिस्तान हम भेज रहे हैं, बांग्लादेश भेज रहे हैं, तो वो उस केस में क्या आता है, आपका हाई कमिश्नर वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम है लिंडी कैमरून। तो ये जो है फॉर्मर सीईओ हैं यूके की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की, और इनको अपॉइंट किया गया है पहली बार एक महिला को हाई कमिश्नर के रूप में। और इसके अलावा ये इंडिया से एक महिला जो कि यूके में एज अ हाई कमिश्नर गई थी, वो पहली बार विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और ये बात कर रहे हैं हम 1954 की, ठीक है, 1954 में। 1954 से 1961 तक जो है वो हाई कमिश्नर रही हैं ऑफ इंडिया टू यूके, ठीक है। तो दैट इज इट। तो इतने सालों बाद जाकर यूके ने एक महिला को एज अ हाई कमिश्नर इंडिया भेज रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जगजीत पवाडिया, इंडियन ऑफिशियल री इलेक्टेड टू ग्लोबल नारकोटिक्स वॉचडॉग। तो यहाँ पर INCB, सो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में री इलेक्ट किया गया है जगजीत पवाडिया। ये सीनियर ऑफिसर हैं इंडिया में, वॉचिंग क्लोजली द कंटेस्टेड इलेक्शंस कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इनका जो टर्म होगा वो 2025 से 30 तक होगा, और ये INCB बना था 1968 में। इसको ऐसे याद रखना, जगजीत, ठीक है। सो जग को अगर जीतना है तो ड्रग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, नारकोटिक्स को, ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा अगर जग को जीतना है। तो श्रीमती जगजीत पवाडिया, उनको चुना गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मेंबर, ठीक है, दोबारा चुना गया है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के तहत आता है, ठीक है। मकसद क्या है, नारकोटिक्स को कंट्रोल करना दुनिया भर में, जैसे भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, NCB है। नेक्स्ट आता है गोपी थोटाकुरा, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू फ्लाई विद जेफ बीजोस ब्लू ओरिजिन। देखिए ये दूसरे ओवरऑल भारतीय होने जा रहे हैं, पहले भारतीय टू गो इनटू स्पेस विंग कमांडर राकेश शर्मा, अब जो हैं दूसरे भारतीय या पहले स्पेस टूरिस्ट। ये एसच एस्ट्रोनॉट नहीं है, ये टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, किसके साथ, जेफ बीजोस, जो अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। तो उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, उसमें बैठकर ये जा रहे हैं गोपी थोटाकुरा। सो एंटरप्रेन्योर हैं, पायलट हैं, सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर्स जेफ बीजोस। ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड मिशन है, NS न्यू शेफर्ड मिशन है, और पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट होंगे, सेकंड इंडियन टू वेंचर
आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा इन 1984। वो बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना, जब राकेश शर्मा से बात श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी, उस समय पर प्रधानमंत्री थी, कि आपको कैसा लगा ऊपर, मतलब स्पेस से भारत कैसा देखने में लगता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो बहुत फेमस स्टेटमेंट। सो छोटा गुरु जॉइंस द एलीट ग्रुप ऑफ 31 इंडिविजुअल्स हु हैव क्रॉस द कर्मन लाइन। देखिए कर्मन लाइन क्या है? कर्मन लाइन है जो आपका सरफेस है धरती का, उससे 100 किलोमीटर पे हम क्या मानते हैं? कर्मन लाइन। इसके ऊपर जो है स्पेस माना जाता है, 100 किलोमीटर से ऊपर जो है वो स्पेस माना जाता है। ठीक है, सो NS-25 मिशन मार्क्स द 7th ह्यूमन फ्लाइट फॉर द न्यू शेफर्ड प्रोग्राम, 25th इन इट्स हिस्ट्री। तो गोपीचंद थोटाकुरा जो है पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट होने जा रहे हैं और ओवरऑल दूसरे भारतीय। नेक्स्ट आपका वाइस एडमिरल दिनेश कुमार DK त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी जो है अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवी चीफ बन गए हैं। एडमिरल DK त्रिपाठी हो गए हैं। और PVSM AVSM NM करंटली सर्विंग एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अब उनको नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना दिया गया है with effect from afternoon of 30th April 2024. So he was born in 1964, commissioned into the executive branch, ठीक है, 1985। तो लगभग 39 साल का उनका करियर है और उनको जो है नेवी चीफ बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसां, अ विजन एंड एजेंडा बाय भीमेश्वर छल। तो सबसे पहले तो इसको याद रख लो कि एक ये IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है कि किस तरीके से भारत जो है पुनर्जागृति की तरफ जा सकता है। रेनेसां, जैसे यूरोप में रेनेसां की बात की जाती है, तो हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। उन्होंने अपने आइडियाज़ उसमें जो है विजन एजेंडा उसमें लिखा है, तो कैसे चल सकते हैं। ठीक है, इसको छल से आपको ऐसे समझ लेना, कैसे चल सकते हैं। किन्होंने किताब लिखी है? भीमेश्वरा छल। ठीक है, चल सकते हैं टूवर्ड्स रेनेसां। ठीक है, इंडिया कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे चल सकता है। ठीक है, इसके बारे में बुक लिखी गई है। तो ये बुक जो है उन्होंने इन विजन एंड एजेंडा एट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद में इसका विमोचन किया। और आइडिया ये है कि किस तरीके से इंडिया की इकॉनमी, किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं भारत को। ठीक है, ये इसके बारे में इन्होंने इसमें देश के क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट आता है नलिन प्रभात, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी, सीनियर IPS ऑफिसर, 92 बैच के IPS ऑफिसर हैं, आंध्र प्रदेश कैडर के। इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेड बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करें तो ब्लैक कैट कमांडोज के लिए बहुत फेमस है। NSG का गठन किया गया था कब? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। 1980s में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, एक SPG, एक NSG। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन NSG को लाया गया था आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द पंजाब। ठीक है, सो इन ल्यू ऑफ दैट एक डेडिकेटेड फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर NSG का गठन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। कन्नड़ पोइट ममता जी सागर विंस इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज। तो यहाँ पर ममता जी सागर, तो ममता, माँ की ममता, तो उनको कन्नड़ की हैं। ठीक है, तो कर्नाटका, तो ऐसे याद रखना, कर्नाटका की पोइट हैं। तो कर्नाटका नाटक, तो नाटक किसके साथ के सामने कर सकता है बच्चा? नाटक जनरली सही मायने में बच्चा नाटक कर सकता है माँ के सामने। ठीक है, ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा। ठीक है, तो नाटक माँ की ममता। ठीक है, तो ममता जी सागर, इनको ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज, वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज भी ये कहा जाता है। ठीक है, सो वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर फ्रॉम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स जो हैं, ये नाइजीरियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरियन ऑथर्स एंड पैन अफ्रीकन राइटर एसोसिएशन के द्वारा ये इवेंट कोलैबोरेट किया गया। तो ममता जी सागर जो कि कन्नड़ में लिखती हैं, कन्नड़ लिटरेचर हैं, तो उन्होंने, मतलब कन्नड़ में लिटरेचर लिखती हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ममता जी सागर। नेक्स्ट आता है जैन आचार्य लोकेश मुनि, ऑनर्ड विद US प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस। तो यहाँ पर जैन आचार्य को ये अवार्ड दिया गया है US प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस। ठीक है, उनकी
लाइक सर्विसेज के लिए। तो ये पहले भारतीय मॉन्क होने जा रहे हैं टू रिसीव दिस अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस, जो उन्होंने अपनी पब्लिक सर्विसेज के लिए और उनके ह्यूमैनिटी के लिए। ये फाउंडर हैं अहिंसा विश्व भारत एनजीओ के लिए और वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया। तो ये इन्होंने अहिंसा विश्व भारत एक एनजीओ का गठन किया है, उसके ये फाउंडर रहे हैं। वर्ल्ड पीस सेंटर के भी ये फाउंडर रहे हैं। इसके अलावा द अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी में, ठीक है, जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी में ये अवार्ड शुरू किया गया था, ठीक है। सो रेसिपिएंट मस्ट हैव वॉलंटियर्ड एटलीस्ट 500 आवर्स ऑफ सर्विस इन द यूएस, जिसमें कि उन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है लोगों को। नेक्स्ट है आपका अमिताभ बच्चन टू बी ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई थी और ये दिया जाएगा अमिताभ बच्चन को। अभी तक 2 इसके रेसिपिएंट्स हैं, पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और दूसरा आशा भोसले वेरी फेमस सिंगर, ठीक है। तो यहाँ पर उनके 5 साल से ज़्यादा के जो 5 दशक से ज़्यादा का उनका जो सफ़र रहा है उसको रिकग्नाइज़ किया गया है अमिताभ बच्चन जी के। और ये जो ऑनर दिया जाता है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड मंगेशकर फैमिली के द्वारा। जो लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला जिनको कहा जाता है, उनके पिताजी भी जो है इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। सो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ लेट भारत रत्न एंड स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। ओके, तो ये किनको अवार्ड दिया जाता है? उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अपना योगदान दिया है देश के लिए और समाज के लिए, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ की बात करें, सो अंजू एंड हर्षिता ने सिल्वर जीता है, अंतिम ने ब्रॉन्ज एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। सो अंजू एक्सेल्स इन 53 kg कैटेगरी और हर्षिता ने 72 kg कैटेगरी में, ठीक है। मनीषा सिक्योर्स ब्रॉन्ज 62 kg कैटेगरी में और अंतिम पंघल ने जीता है ब्रॉन्ज 65 kg। तो ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि रेसलिंग में महिलाओं का इंडियन वुमेन का जो जोश खरोश है वो आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल टैली जो है 9 इंक्लूडिंग 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, हाईलाइटिंग नेशंस ग्रोइंग प्रोग्रेस इन द रेसलिंग। किस तरीके से रेसलिंग में भारत आगे बढ़ रहा है वो सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है पैट क्यूमिंस एंड स्काइवर ब्रंट नेम्ड विजडन टॉप क्रिकेटर्स अवार्ड। तो पैट क्यूमिंस जो हैं आपके हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है जी, अभी वर्ल्ड कप जीता, वो हिस्टोरिक डे, बहुत लोगों का दिल टूटा, ठीक है। स्काइवर ब्रंट जो है इंग्लैंड की प्लेयर हैं, जिनको देखिए विजडन जो है अगर हम देखें, विजडन एक यूके के द्वारा पब्लिश मैगजीन है और बहुत फेमस मानी जाती है, मतलब एक बहुत स्टैंडर्ड पे इसको माना जाता है, ग्लोबली देखा जाता है और उसके द्वारा ये अवार्ड देना मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। सो 2024 एडिशन ऑफ रिनोन्ड विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक ने नेम किया है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट क्यूमिंस और इंग्लैंड की ऑलराउंडर स्काइवर ब्रंट को एज अ विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। रिकग्निशन हाईलाइट देयर एक्सेप्शनल टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है। ये अवार्ड शुरू हुआ था 1889, जस्ट थिंक ऑफ 1889, ठीक है, विद द रिकग्निशन ऑफ 6 ग्रेट बॉलर्स ऑफ द ईयर फॉलोड बाय 9 ग्रेट बैट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये तब से ये अवार्ड चला आ रहा है और काफ़ी स्टैंडर्ड अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट आता है दीपिका सोरेंग ऑनर्ड विद असुंत लाक्रा अवार्ड, ठीक है। दीपिका सोरेन को ये अवार्ड दिया गया है एक इमर्जिंग प्लेयर के रूप में, ठीक है। सो टैलेंटेड फॉरवर्ड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, हॉकी इंडिया असुंत लाक्रा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। मैंने कहा इमर्जिंग प्लेयर, अपकमिंग प्लेयर के रूप में। सो द अवार्ड प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड्स, ठीक है। उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए राइजिंग स्टार के रूप में ये अवार्ड दीपिका सोरेन को दिया गया है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। सो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ठीक है। हेरिटेज तो आप ऐसे मान लो कि अप्रैल का जो महीना है नया साल शुरू हुआ, ठीक है, नवरात्रे का टाइम रहता है, ठीक है, नवरात्रेज। तो नवरात्रेज के बाद क्या हुआ है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ठीक
ठीक है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट, या के लोग बैसाखी का दिन है वैसे तो, जलियांवाला बाग डे के रूप में मनाया जाता है, को याद किया जाता है उस दिन। तो उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, ठीक है। सो ये कल्चरल और नेचुरल साइट्स को एक्नॉलेज करता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है, हर साल बनाया जाता है, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करें। थीम वर्ल्ड हेरिटेज डे का क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्स हेरिटेज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल, ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है, अगले दिन जो है 18 के अगले दिन। सो ग्लोबल कम्युनिटी ऑब्जर्व्स दिस डे डेडिकेटेड टू द रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लीवर हेल्थ, ठीक है, और किस तरीके से लीवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर चेकअप कराएं। इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप देखने में स्लिम हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको वो रेगुलरली जो है अपना चेकअप कराना है, एंड टू डिटेक्ट एंड मैनेज लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत सारी डिस्कस की, हमने जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बोल्ड के बारे में चर्चा की, हमने रेड सी में सी डोम और आयरन डोम के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखा कि यूके की पहली महिला हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन जो हैं वो भारत आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने जीआई टैग के बारे में पढ़ा, तिरंगा बर्फ़ी पढ़ा, ढलुआ मेटल क्राफ्ट पढ़ा, ठीक है जी। उसके अलावा हमने इकॉनमी में यूनिटेड ने बताया कि 6.5% तक हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, ये पढ़ा हमने। उसके अलावा हमने स्पोर्ट्स में बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में देखा, रेसलिंग के बारे में देखा, ठीक है, पैट क्यूमिंस के बारे में देखा, स्काइवर के बारे में देखा जो कि इंग्लैंड की ऑलराउंडर हैं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डेज़ में जो है लीवर डे देखा एंड आपका हेरिटेज डे देखा ऑन 18 अप्रैल, लीवर डे ऑन 19 अप्रैल। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट मुख्य खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो आई एश्योर यू ऑल ऑफ यू कि ये सेशंस जो आपके कंटिन्यूड रहेंगे, इसमें हम जो है वीकली करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको कवर करते रहेंगे। इसको लेकर, इन करंट अफेयर्स को लेकर ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके टीम निष्ठा डिफेंस क्विज में अपलोड हो चुके हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चन अपलोड वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि टेलीग्राम में बड़े क्वेश्चंस नहीं आ सकते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट होती है, वो अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो वो हमने ऐप पे अपलोड करे हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस को हमने ऐप पे अपलोड किया है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इन न्यूज़ को पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस भी ज़रूर करें, ठीक है। रोज़ के 5, 7, 10 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चंस हम अपलोड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़। द आइडिया हियर इज कि इट शुड बी रेगुलरली डन बाय यू, तभी आपका करंट अफेयर्स तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।